Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all my students who are watching out this video. Today we're going to start another important topic, which is predicate logic and the quantifier. So it's going to be a very, it's going to be a little difficult topic for a few of the students because it involves a lot of translation from the logical expression towards the English and from English back to the logical expression. So, in order to have a complete concept, in order to have a complete firm grip on the concept, you need to stay tuned. You need to have a lot of consideration in this video. I'll try to break down this video into two parts. In the first part, I will be covering the predicate logic. In the second part, I will be covering the quantifier parts, or maybe I may cover the predicate plus the half part of a quantifier in the first video, and then I'll try to cover up the second part in another video. So let's begin. एंड इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट बेसिकली प्रेडिकेट इज प्रेडिकेट्स के साथ प्रपोजिशनल लॉजिक किस तरह से रिलेट करती है और प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या. सो लेट्स बिगिन. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास हमें ये पता लगता है कि प्रेडिकेट क्या होता है. सो प्रेडिकेट इज नथिंग. प्रेडिकेट हमारी एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है. एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट जैसे प्रोपोजिशनल हमारी एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट थी. लेकिन अगर आप प्रोपोजिशन को देखें तो प्रोपोजिशन के अंदर हमें ये पता लगता है कि प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे देखकर अगर आप ये बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो वो प्रोपोजिशन होती है. उसमें आप का बताना ज़रूरी नहीं होता कि ये ट्रू है या फ़ॉल्स है, बट आपको ये बता सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई या फ़ॉल्स हो गई. जैसे मैं कहता हूँ 5+3, सो 5+3 मेरा बराबर है 8 के. सो ये एक प्रोपोजिशन है. कैसे प्रोपोजिशन है? क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन एक ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होती है जब आप उसके ट्रूथनेस और फॉल्सनेस के बारे में बता सकते हैं तो वो प्रोपोजिशन होती है. इसी तरह से एक और हमारे पास स्टेटमेंट होती है, वो भी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है. लेकिन आप अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को ना बता सके हो, अगर आप उसकी ट्रूथ वैल्यू को और फॉल्स वैल्यू को नहीं बता सकते, तो वो वाली स्टेटमेंट, वो वाली डेक्लरेटिव स्टेटमेंट आपकी प्रेडिकेट कहलाती है. मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ, मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन 3. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या प्रोपोजिशन होगी? नहीं. इस तरह की स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होंगी. क्यों प्रोपोजिशन नहीं होंगी? क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि x की कौन सी वैल्यू पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. क्या x की वैल्यू 1 है? क्या x की वैल्यू 2 है? क्या x की वैल्यू 3 है? यू डोंट नो. आपको नहीं पता. ऑलराइट. सो जब आप किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, चाहे वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आप स्टेटमेंट पढ़ें और आप ये ना बता सके कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी प्रेडिकेट, ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है. यानी कि उसकी उस स्टेटमेंट का ट्रू होना या उस स्टेटमेंट का फॉल्स होना डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? किसी और वेरिएबल के ऊपर. सो वो वेरिएबल कौन सा है? ये एक्स वेरिएबल है. सो ये एक्स ग्रेटर देन 3. सो मैं लिखता हूँ एक्स इज लेस देन 3. तो ये स्टेटमेंट का ट्रू होना या फिर फॉल्स होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करे इस वेरिएबल के ऊपर, इस एक्स के ऊपर डिपेंड करे. अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 3 हुई तो ये ट्रू हो जाएगी. अगर लेस देन टू हुई, सॉरी, अगर एक्स की वैल्यू 1 हुई तो फिर ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट होगी 1 लेस देन 3. सो इसमें आप बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? अब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. सो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को हम प्रेडिकेट का नाम देते थे कि ये क्या है? हमारा एक प्रेडिकेट है. सो एक्स लेस देन 3 के अंदर इस स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना की वो डिपेंड करे एक्स की वैल्यूज के ऊपर. इसी तरह से मैं मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ आपको. सो अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं x+2 इज इक्वल टू 5. अब वंस अगेन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप सडनली कहेंगे सर x की वैल्यू क्या है? हमें x की वैल्यू के बारे में बताएं कि x की क्या वैल्यू है. अगर x की वैल्यू जो है वो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. अगर 1 x की वैल्यू अगर 1, 2, 2
या 3 इनके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का ट्रू होना या फिर फॉल्स होना डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू के ऊपर। तो जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिस स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना डिपेंड कर रहा हो किसी और वेरिएबल के ऊपर, इस स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना डिपेंड कर रहा है किसी और कौन से वेरिएबल पे, एक्स के ऊपर, तो ऐसी स्टेटमेंट आपकी प्रेडिकेट होता है। सो लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि फिर प्रोपोजिशन प्रेडिकेट में फर्क क्या रहता है। अगर आप प्रोपोजिशन देखिए, मैं ये लिखता हूँ प्रोपोजिशन 1 2 या 3, तो हमें कंफर्म है कि ये स्टेटमेंट यट देखिए, बाजू का ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें आपको पता नहीं लग पा रहा होता कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपने प्रोपोजिशन के अंदर बताना भी नहीं होता कि ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन आप ये जरूर कहते हैं कि या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। आप इसमें ये जरूर कंफर्म बता देते कि या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लेकिन इस केस के अंदर स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना डिपेंड एक्स की वैल्यू के ऊपर कर रहा है। यहाँ तो कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ट्रू होना या फॉल्स होना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जो ये चीज है तो वो है। सो ये ऐसी स्टेटमेंट्स आपके जो है वो आपके प्रेडिकेट कराते हैं। एक और स्टेटमेंट एक्स इज अ सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये बता रहा है कि एक्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और 3 ये हमारा ग्रेटर देन 3 ये उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। हम जिस तरह से एक प्रोपोजिशन को एक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, हमने प्रोपोजिशन जब भी कोई लिखते हैं तो आपने देखा होगा हम यूज करते हैं कि पी इज द प्रपोजिशन, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी इज अ प्रपोजिशन 1 + 2 इज इक्वल टू 5। हम उसको नोटेट करते हैं। तो इसी तरह से प्रेडिकेट को भी नोटेट किया जाता है। किसे नोटेट किया जाता है, हम कैपिटल पी लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो उसको लिखते हैं, क्योंकि एक्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। वाई है, जी है, ए है, बी है, सी, ये जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हम लिखते हैं। मूमन एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, वेरिएबल हम इसमें लिखते हैं। पी हमारा नोटेट करता है यहाँ पे प्रेडिकेट को। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूँ एक्स + 1 इज इक्वल टू 5, ये मेरा एक प्रेडिकेट है। ठीक है जी, ये प्रेडिकेट है। अगर मैं इस प्रेडिकेट को एक नोटेशन में लिखूं तो मैं लिखूंगा P ऑफ X। P ऑफ X पढ़ूंगा इसे P ऑफ X, कोलन लगाऊंगा और आगे ये प्रेडिकेट लिख दूंगा। तो इस तरह से इसे जो है वो नोटेट किया जा सकता है। ऑलराइट। सो उसके बाद है कि जी आप जब एक प्रेडिकेट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जब आप एक प्रेडिकेट को कोई एक फिक्स वैल्यू, एक प्रेडिकेट को कोई आप एक फिक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर वो प्रोपोजिशन बन जाता है। वो फिर क्या बन जाता है, प्रपोजिशन बन जाता है। फिर आप उसकी ट्रू वैल्यू का, ट्रुथ वैल्यू का या फॉल्स वैल्यू का पता लगा सकते हैं। किस तरह से, देखिए एक प्रेडिकेट है मेरे पास ये P ऑफ X कोलन, P ऑफ X मेरी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है मेरी X + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये मेरी एक स्टेटमेंट है। अब मैं इसको एक वैल्यू साइन कर देता हूँ। मैं वैल्यू किसे साइन कर सकता हूँ, एक्स को साइन कर सकता हूँ ना। मैं कहता हूँ कि लेट, मैं ज्यूम करता हूँ कि एक्स मेरा बराबर है 2 के। मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को इस प्रेडिकेट के अंदर पुट कर दूंगा। कैसे पुट करूंगा, P ऑफ 2 बराबर आएगा मेरा, P ऑफ 2 मेरा बराबर आएगा, मुझे ऐसे करके लिख लेना चाहिए, कोलन P ऑफ 2 बराबर आएगा मेरा 2 + 1 इज इक्वल टू 5। ये अब देखिए, जैसे ही मैंने कोई वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू असाइन की तो फौरन ही मुझे पता लग गया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पता लग गया मुझे ये एक्चुअली में फॉल्स है। जब आप प्रेडिकेट को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो आप उसकी ट्रूथफुलनेस और फॉल्सनेस के बारे में, उसकी वो ट्रूथ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप वो भी फौरन बता सकते। तो और दूसरी बात आपने ये याद रखनी कि जब आप प्रेडिकेट को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो वैल्यू फिर क्या बन जाती है, वो उसको प्रोपोजिशन बना देती है। अब देखिए P ऑफ X ये मेरा प्रेडिकेट है और ये P ऑफ 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 5, ये 2 + 1 है मेरा क्या बन चुका है, प्रोपोजिशन बन चुका है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये कुछ प्रेडिकेट की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मजीद एग्जांपल्स हैं। देखिए ये एक पहला प्रेडिकेट है हमारे पास, ये कहते हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, एक्स इज अ प्राइम नंबर। मैं एक प्रेडिकेट लिखता हूँ P ऑफ X, ये इंग्लिश की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। P ऑफ X ये मेरे पास आ गया, P ऑफ X। अब मैं लिखता हूँ कि x, कोई भी x नंबर है, इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ये मेरे पास एक प्राइम नंबर है, ये मेरे पास एक प्राइम नंबर है। अब वो कह रहा है गिव ईच प्रपोजिशन फंक्शन डिटरमाइन, गिवन ईच प्रपोजिशन डिटरमाइन इट्स ट्रू वैल्यू एंड अ फॉल्स वैल्यू। इस
प्रेडिकेट की ट्रू वैल्यू क्या होगी? सो अगर मैं 2 पुट करता हूँ, मैं p ऑफ 2 लेता हूँ, सो p ऑफ 2, तो क्या इस प्रेडिकेट की p ऑफ 2 एक जो है वो होगी, p ऑफ 2 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी? इसका कैसे पता लगेगा? हमें पता है सी इज द ओनली नंबर दैट बाय 2 आर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। सो 2, अगर मैं 2 पे चेक करता हूँ क्या प्राइम नंबर होता है, 2 हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। सो अगर वो नंबर प्राइम नंबर पे कैसे नंबर होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं अगर वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो नंबर इटसेल्फ और 1 प्राइम नंबर, ऐसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली हमारे पास 4 डिवाइजर हो, ठीक है। सो अब प्राइम नंबर की अगर ये 2 डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है तो ये फिर प्राइम नंबर है हमारे पास। तो 2 में हम क्या कहते हैं कि अगर 2 हम देखें तो ये वो नंबर है जो कि 2 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव 2 मतलब कि नंबर इटसेल्फ पे, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने नंबर पे और 1 के ऊपर डिवाइड होते हो। सो हमारे पास ये 2 आ गया। फिर इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि क्या प्राइम नंबर 9, अगर मैं x की जगह पे 9 पुट करता हूँ तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? 9 एक प्राइम नंबर है, सो ये फॉल्स होगी। सो p ऑफ 9 जब मैं पुट करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा प्रेडिकेट है, ये मेरा प्रेडिकेट क्या होगा? ये मेरा प्रेडिकेट 9 पे जाके क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसी तरह से प्रेडिकेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सो मैं आगे लिखता हूँ x, y। सो x, y, x इज द कैपिटल ऑफ द वर्ड। अब x की जगह पे मैं ओटावा लिख देता हूँ, कनाडा लिख देता हूँ y की जगह पे। सो ओटावा इज द कैपिटल। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से बन जाएगी? ये स्टेटमेंट हमारी इस तरह से बन जाएगी कि ओटावा इज द कैपिटल ऑफ वाई। वाई क्या है जी? कनाडा। सो ओटावा कनाडा का कैपिटल है। इसका मतलब है कि ये प्रेडिकेट दिस प्रेडिकेट इज ट्रू एट दीज टू वैल्यूज। इस तरह अगर मैं बुनीस और ब्राजील लिख दूं और इस प्रेडिकेट के x की जगह पे बुनीस लिखूं और y की जगह पे ब्राजील लिखूं, तो क्या ये प्रेडिकेट इन दो वैल्यूज पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो हम बता सकते हैं। फिर इसी तरह से ये वाला प्रेडिकेट देखें, ये वाला प्रेडिकेट 3 वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू z, यानी कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप x और y को, मतलब उसने x का आंसर दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू दी हुई है 2। सो x को 2 रखें, y को आप 3 रखें और इज इक्वल टू 5 करें, तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल ठीक बात साबित हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस इनपुट के ऊपर प्रेडिकेट में अगर हम ये वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू हम 2 पुट करें, y की वैल्यू हम 3 पुट करें और z की वैल्यू हम 5 पुट करें, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। और अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट करें, x ये पुट करें, y ये पुट करें, z ये पुट करें, तो फिर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक प्रेडिकेट का जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करें और एक दफा खुद एनालाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए बाज़ हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे प्रेडिकेट्स के अंदर जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, हमने पीछे प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी है, तो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर हमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में प्रॉपर तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आई हैव वन कैट, या मैं आपको कहता हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द स्टेडियम। अब ये जो अमाउंट बताने वाले कीवर्ड्स हैं, अब ये जो अमाउंट बताने वाले मेरे पास कीवर्ड्स हैं, जैसे कि देयर आर मैनी अ लॉट, फ्यू वेरी लेस, फिर उसके बाद इस तरह के जो मेरे कीवर्ड्स हैं बेटा, अब ये कीवर्ड्स बाज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर आए थे। हमने पीछे प्रोपोजिशनल ट्रांसलेशन की है, प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा है, उसमें इंग्लिश सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट किया है। किसके अंदर कन्वर्ट किया था हमने? लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसमें कन्वर्ट किया था इंग्लिश को लॉजिकल एक्सप्रेशन में। सो बाज़ आपके पास कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें क्वांटिटी का जिक्र हो रहा होता है। सो जब क्वांटिटी का जिक्र हो रहा होता है तो फिर उसमें हम क्वांटिफायर्स असाइन करते हैं, हम उसमें फिर क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। सो क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट जब भी आपने क्वांटिटी बतानी हो कि आपका प्रेडिकेट p ऑफ x
आपका प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स ये किन किन वैल्यू के ऊपर ट्रू है, तो तब आप इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मेरी स्टेटमेंट, जैसे मैं ये प्रेडिकेट लेता हूँ, देखें x इज अ ओड नंबर, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। सो इस सेट ऑफ रियल नंबर में से, इस सेट ऑफ रियल नंबर में से कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो मेरे इस प्रेडिकेट को ट्रू साबित कर रहे हैं। सो मैं रियल नंबर लेता हूँ 1 2 3 और अप टू सो ऑन, मैं इसे ले लेता हूँ 100 तक ले लेता हूँ, 100 तक ले। तो आप कहेंगे कि इसमें से कुछ नंबर हैं, कुछ नंबर हैं जो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे होंगे, ट्रू साबित कर रहे होंगे। सो जब इस तरह के बेटा हालात आ जाते हैं कि जिसके अंदर आपको क्वांटिटी, अमाउंट जो है वो बतानी पड़ती है, सो उसमें फिर हम क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटिफायर का लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला है, जिसका मतलब होता है अपनी अमाउंट बतानी है। ऑलराइट, सो देखिए जैसे x इज एन ओड नंबर, सो जब मैं इसे प्रपोजिशन बनाऊंगा, मैं अगर 7 पुट करता हूँ, ये 7 पे ट्रू है लेकिन 2 पे फॉल्स है। 7 एक और नंबर है लेकिन 2 एक और नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। सो ये मेरा प्रेडिकेट कुछ नंबर पर ट्रू होगा और कुछ नंबर पर फॉल्स होगा। तो देखिए अब अमाउंट आ गई ना, कुछ नंबर पर ट्रू, कुछ नंबर पर फॉल्स, कुछ नंबर पर ट्रू, कुछ नंबर पर फॉल्स। तो जब आपने ये स्पेसिफाई करना हो कि आपका ये प्रेडिकेट किन किन पर ट्रू होगा, तो उसमें फिर हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल सिंबल चाहिए होता है। फिर इसी तरह से ये हमें क्वांटिफायर आगे ट्रांसलेशन में भी मदद करेगा। सो अब हमारे पास दो किस्म के क्वांटिफायर्स होते हैं। पहला क्वांटिफायर होता है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्वांटी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो ये इस्तेमाल किया जाता है उल्टा ए, जिसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। उल्टा ए जिसका मतलब होता है फॉर ऑल, दिस उल्टा ए रिप्रेजेंट फॉर ऑल। और हमेशा एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आप ये क्वांटिफायर लिखेंगे, इसके साथ हमेशा हमेशा एक्स जरूर आएगा। अगर आप एक्स नहीं लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम इस तरह पढ़ेंगे द प्रेडिकेट पी, द प्रेडिकेट पी। इसे पढ़ेंगे किस तरह से, देखें ये मैंने जब लिखा हो तो पढ़ेंगे कैसे, द प्रेडिकेट पी इज ट्रू, द प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल या फॉर एवरी। द प्रेडिकेट पी, अगर मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज ट्रू, ये मैं कहता हूं ट्रू है, ये मेरा प्रेडिकेट ट्रू है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि द प्रेडिकेट पी इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के, एक्स के जितने एलिमेंट है आपके पास, ये पी उन हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम जब भी बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की, तो यूनिवर्सल के लिए तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जब भी बात की जाती है तो उसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हम शामिल कर लेते हैं। इसमें जो है वैसे नहीं होता कि हम कहें कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एक्स, तो मैं कहता हूँ कि इसके साथ मैंने ये क्वांटिफायर लगा दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो जब आप ये क्वांटिफायर लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्स की जोन सी मर्जी वैल्यू पुट कर लें, ये उस वैल्यू पे या ट्रू है या फॉल्स, उन सारी वैल्यूज के ऊपर एक ही रिजल्ट देगा, ट्रू का या फिर फॉल्स का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये क्वांटिटी कवर कर रहा है फॉर ऑल की। तो इस पे मैं मजीद आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराता हूँ। तो इसके अंदर हम एक चीज जरूर देखते हैं, हम इसके अंदर डोमेन फिर जरूर देखते हैं, हम इसके अंदर डोमेन को जरूर देखते होते हैं। जब भी फॉर ऑल की बारी आ जाती है तो फिर हमें एक्स को डोमेन जरूर देखनी पड़ती है। डोमेन से क्या मुराद है, देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू है 5 के, और ये मेरा है एक प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट एक्स, ये मेरा एक प्रेडिकेट है, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है, ये मेरा एक्स, ये एक्स जो मैं इनपुट वैल्यूज दे सकता हूँ, इनपुट वैल्यूज क्या क्या दे सकता हूँ, मैं वैल्यूज दे सकता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यूज दे सकता हूँ यहाँ पे 4 दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ आप समझ लें कि मैं दे सकता हूँ -6 दे सकता हूँ, या मैं 7 दे सकता हूँ। सो ये मेरी डोमेन है एक्स की, ये मेरी एक्स की डोमेन है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा 4, ये अगर मैं इसी प्रेडिकेट के पीछे ये लिख देता हूँ, ये ऑपरेटर लगा देता हूँ, क्वांटिफाई लगा देता हूँ, फॉर ऑल ऑफ एक्स लगा देता हूँ, और
पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ, तो बताएं इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। इसका इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी इस पे पुट करना पड़ेगा। फोर फोर पुट करें तो ये ट्रू हो जाता है, फोर पे क्या हो जाता है, ये फोर पे ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव सिक्स पुट करें तो नेगेटिव सिक्स पे फॉल्स हो जाता है। सेवन पुट करें तो नेगेटिव तो सेवन पे भी क्या रहता है, ये फॉल्स हो जाता है। तो आपका फॉर ऑल ऑफ एक्स, मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है, मैं कहता हूँ द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स, दिस प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स is not is not true is not true for और वैल्यू ऑफ x, कि ये तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए x की ये जितनी वैल्यूज है, x की तो जितनी वैल्यूज है, इन x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, सो जब आप ये लिखें इंग्लिश में, अभी मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो f लिखा हो इस तरह से इज इक्वल टू f लिखा हो, अगर मैं ये लिखता हूँ, ये मैं आपको प्रेडिकेट दे देता हूँ p ऑफ x, मैं यहाँ पे पीछे ये लगा देता हूँ, मैं कह देता हूँ फॉर ये f है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा प्रेडिकेट है ये वाला, ये मेरा प्रेडिकेट, मेरा द प्रेडिकेट p ऑफ x इज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, कि x की तमाम वैल्यूज के ऊपर जो है वो फॉल्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे एक बार f लिख दिया तो f लिखने का मतलब होगा कि ये तमाम की तमाम वैल्यूज के ऊपर फॉल्स आ रहा है, और अगर आपने यहाँ पे t लिख दिया तो उसका मतलब होगा कि तमाम के तमाम वैल्यूज के ऊपर ये t आ रहा है। सो मैंने पीछे आपको ये बता दिया है कि इसका मतलब ये होगा कि तमाम की तमाम वैल्यूज आप जो है उसको सिलेक्ट करें। सो अभी इसको फिलहाल स्किप करते हैं। आप बस ये याद रखें कि जब आपने ऑल वैल्यूज लेनी हो तो तब आप जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आप तब यूज करते हैं जब आपने बताना हो कि ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ, अगर ये मैं क्वांटिफाई लिखता हूँ ऐसे एक्स पी, ये सिंबल लगाया और मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, लिखा मैंने इस तरह से, so मैंने ये पी ऑफ एक्स लिखा, अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ ट्रू, तो इसका टी लिखता हूँ उसका, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये पढ़ा जाएगा द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर मैंने एक प्रेडिकेट लिया पी ऑफ एक्स और मैं उसकी एक्स की कोई डोमेन भी रखता हूँ, सो आप ये कहेंगे कि द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। वो एक वैल्यू भी हो सकती है, वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। लेकिन जब आप इसके आगे टी लगा देंगे या इसके आगे एफ लगा देंगे तो फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स ट्रू है तमाम की तमाम डोमेन वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी सेट की, इस पे तो वो ट्रू नहीं निकला था, तो इसलिए जो है वो उसको उस स्टेटमेंट को इस तरह से एक्सप्रेस करना ठीक नहीं रहेगा। सो ये क्वांटिफायर्स बेटा हम जो है वो यूज करते होते हैं। अब आपसे दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आपको वो एक इस तरह से प्रेडिकेट दे सकता है, इस तरह से आपको प्रेडिकेट दे देगा पी ऑफ एक्स प्रेडिकेट। सो ये प्रेडिकेट दिया उसने पी ऑफ एक्स, लेट्स से वो कह देता है कि जी एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन 3, और वो इसके पीछे अगर यूज कर लेता है, वो आपसे पूछ लेता है कि जी फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बताएं ये आपका जो है वो क्या होगा रिजल्ट। तो इसके साथ आपको एक और चीज देगा, इसके साथ आपको x की वैल्यू देगा। अगर x आपका बराबर हो 1 के और 2 के, अगर x इसके बराबर है तो बताएं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए इसका पढ़ने का मतलब क्या है। अब देखिए x की वैल्यू अगर आप इधर 1 पुट करें तो 1 इज लेस देन 3, तो ये ठीक साबित होगा। 2 पुट करें तो 2 इज लेस देन 3, ट्रू साबित होगा। मतलब कि x की जितनी वैल्यूज हैं, x की जितनी वैल्यूज है, x डोमेन है ना, x की जितनी वैल्यूज हैं उन तमाम की तमाम वैल्यूज के ऊपर आपका ये प्रेडिकेट क्या रिजल्ट दे रहा है, ट्रू साबित कर रहा है। तो हम यही कह रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्यों ट्रू आया, क्योंकि द प्रेडिकेट p, दिस प्रेडिकेट p इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दीज आर द ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अच्छा बेटा अगर मैं यहाँ पे f लिख दूंगा फिर इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि दिस प्रेडिकेट p इज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो जब आप डोमेन की सारी वैल्यूज ले लेते हैं तो फिर ये प्रेडिकेट, ये क्वांटिफायर का मकसद फिर ये बन जाता है कि आपने x की सारी वैल्यूज ली, वो सारी वैल्यूज आपकी फॉल्स है। आपने x की सारी वैल्यूज ली, अगर यहाँ पे t लिखा होगा तो फिर उसका मतलब बन जाएगा कि आपने x की सारी वैल्यूज ली, वो सारी वैल्यूज इस प्रेडिकेट को क्या करें, ट्रू साबित करें। लेकिन जब आपने ये बताना
जब आपने बेटा देखिए ये बताना हो, मैं दोबारा से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ, थोड़ा सा देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं एक्स आपको दे देता हूँ ऐसे, और ये मैं लिख देता हूँ 4 7, ठीक है जी। मैं सॉरी 4 7 1 मैं ये लिख देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि अब बताएं अब क्या होगा ये p ऑफ x, ये क्या होगी स्टेटमेंट? ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी ये वाली स्टेटमेंट? अगर मेरे पास प्रेडिकेट ये हो तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द प्रेडिकेट p, दिस इज अ प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट p इज ईदर ट्रू या फॉल्स। चलिए मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि आप खुद लिखें ये क्या ये मेरी ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो मैं कहता हूँ कि ये बराबर है ठीक है, तो आपने बताना ये ठीक है या गलत है। सो द प्रेडिकेट p, ये प्रेडिकेट p इज ट्रू, देखिए टी आ रहा है ट्रू, द प्रेडिकेट p इज ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x या फ्यू, या द प्रेडिकेट p इज ट्रू व्हेन देयर इज अ वैल्यू, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, व्हेन देयर इज अ यूनिक वैल्यू। यानी कि अगर मैं इसमें 4 पुट करूं तो 4 पे जाके तो नहीं होता, लेकिन 1 पुट करूं तो 1 पे जाके ये ट्रू साबित हो जाती है। सो इस तरह से आपको सवाल दिए जा सकते हैं, आपको ये कहा जा सकता है कि ये मैंने ये एक स्टेटमेंट ली है, सो इस स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करके दिखाएं, या आपको ये कहा जा सकता है कि बताएं ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है या फॉल्स होगी अगर ये मेरी डोमेन हो। तो इस तरह करके आपसे वेरी किया जा सकता है सवाल को। तो आपने ये इसमें याद रखना है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल किया जाता है जब आप चीज को लेके चलते हैं, समान वैल्यूज का जब आप लेके चलते हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने फ्यू वैल्यूज जो है वो लेके चलनी होती है। सो आई थिंक मैंने काफी टाइम लगा दिया इसके ऊपर। सो डोमेन, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स और यूनिवर्स ऑफ अ डोमेन हमारा क्या होता है? सो देखिए डोमेन जो होती है हमारी, हम डोमेन को ही जो हमारी डोमेन जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे मैं कहता हूँ एक्स इज एन ओड नंबर, तो इसकी डोमेन मैं आपको दे देता हूँ एक्स की जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी वो उसकी डोमेन कहलाएगी। मतलब ये प्रेडिकेट है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द डोमेन ऑफ अ नंबर, ये प्रेडिकेट। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्स कौन कौन सा नंबर है मेरा, एक्स कौन कौन से नंबर है मेरे पास। सो ये एक्स कोई भी नंबर दे, मैं आपको ऐसे रैंडमली नंबर देता हूँ 1 2 7 और 9, ये दे दिया मैंने आपको, ये एक्स की डोमेन है। तो मैं इस डोमेन के ऊपर आपसे पूछ सकता हूँ ये मेरा प्रेडिकेट कहाँ कहाँ पे ट्रू है और कहाँ कहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। सो देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर द डोमेन ऑफ इंटीजर्स, ठीक। सो अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या ये कहना ठीक होगा कि अगर मैं इसकी डोमेन इंटीजर्स ले लूँ, तो वो कहता है कि तमाम के तमाम इंटीजर्स पे जो है ये फॉल्स होगी, ठीक है। सो ट्रू कहाँ पे होगी? सिर्फ और सिर्फ ये उन वैल्यूज के ऊपर जो ये प्रेडिकेट है मेरा ट्रू होगा, जो मेरे क्या होंगे? ट्रू होंगे। तो डोमेन कुछ भी नहीं, डोमेन को ही हम एक्चुअली यूनिवर्सल डोमेन भी कहते हैं, यूनिवर्सल डोमेन या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, तीन अलग अलग नाम है एक ही चीज के। डोमेन को हम ये तीनों अलग नामों से पुकार सकते हैं, ले सकते हैं, इनका नाम यूज कर सकते हैं। तो डोमेन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि जो आपका प्रेडिकेट है, जो आपका ये प्रेडिकेट है, इस प्रेडिकेट के अंदर एक्स की वैल्यूज आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, आपको उसने क्या दिए, क्या क्या वैल्यूज आप इसमें जो है वो रख सकते हैं। तो अब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में मजीद कुछ बातें पढ़ते हैं। देखिए जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर आप लेते हैं, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेने के बाद जब भी उसकी आप डोमेन डिसाइड करते हैं, जो आपको डोमेन दी होती है, डोमेन में यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिस वैल्यू पे जाके फॉल्स हो जाता है, उसको हम काउंटर एग्जांपल का जो है वो नाम देते हैं, उसको हम काउंटर एग्जांपल का नाम देते हैं। सो दूसरा ये बात याद रखना है कि जो आपकी डोमेन होती है किसी भी प्रेडिकेट की, वो फाइनाइट होती है, ठीक है। और हम हमेशा इन सारे प्रेडिकेट्स को जब इन डोमेन के साथ लिखते हैं तो हम एंड करके इनको लिखते होते हैं, ठीक है। यानी कि तमाम की तमाम ले रहे हैं ना। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स है, और मैं कहता हूं ये बराबर है ट्रू के, तो बेटा इसको ट्रू होने के लिए ये हर एक प्रेडिकेट को, ये प्रेडिकेट हर प्रेडिकेट को ट्रू होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर मैं कहता हूँ ये फॉल्स है, तो फिर हर प्रेडिकेट को क्या होना चाहेगा, क्या हर प्रेडिकेट क्या होना पड़ेगा? फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि हम ले रहे हैं फॉर ऑल यानी कि ये प्रेडिकेट एक्स की दी गई डोमेन के ऊपर क्या है?
हर एक डोमेन की हद दी गई हर एक वैल्यू के ऊपर ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सो इसलिए हम इसको एंड के साथ लिखते होते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एंड के साथ आपका जो है वो कंबाइन होता है, कि जब आप इसको प्रेडिकेट प्रोपोजिशन के अंदर लेके जाएंगे तो आप कंबाइन करेंगे। अब ये फॉल्स और काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है, ये इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है आपकी। ठीक है, सो देखिए मिसाल के तौर पर ये एक प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है मेरे पास। ठीक है जी, ये मेरा प्रेडिकेट है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10, एक्स के जो है वो मेरा 10 है। तो वो कहते हैं ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी अगर मैं आपको मुख्तलिफ डोमेन दूं। तो देखिए पहली डोमेन क्या देता है, पहली डोमेन क्या देता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स रियल नंबर्स पर क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। यानी कि जब आप ये लें, फॉर ऑल ऑफ एक्स लें और पी ऑफ एक्स लें, पी ऑफ एक्स लें, ठीक है जी, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10। तो वो कहता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी मेरे पास अगर मैं डोमेन यूज करता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से मेरी कौन सी वाली ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये ट्रू होगा। तो देखें आप फौरन ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रू होगा जो भी वैल्यूज आपकी, जैसे अगर आप इसमें 1 पुट करें तो 1 पे तो नहीं आएगा, 2 पुट करें 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पुट करें 3, 4 पे, 5 पे। इसका मतलब है कि जितने नंबर हैं 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर, उन सारों के ऊपर इसकी वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज आपको आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन व्हाट अबाउट 1, 2 एंड 3, इस पे आपकी जो रिजल्ट है, इस प्रेडिकेट का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। तो ऑब्वियसली वो गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो जैसे 3 है, अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो देखिए 3 क्या आएगा, 3 सीधा 9 और 9 इज ग्रेटर देन 10। सो ये क्या होगी हमारी, ये काउंटर एग्जांपल होगी। यानी कि आप, इसकी डोमेन है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर की डोमेन तो 1 से लेकर 1 से लेकर अप टू 100 चलती है। तो इसमें जो नंबर 1 होगा, जो 2 होगा, जो 3 होगा, सो 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर ये वाला जो प्रेडिकेट है वो क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। सो जिन नंबर्स के ऊपर आपका प्रेडिकेट फॉल्स हो जाता है उसको हम उस प्रेडिकेट की काउंटर एग्जांपल देते हैं। ठीक है, सो डोमेन पे डिपेंड करता है। मैं जैसे एक और डोमेन लेता हूँ, सो इसमें मैं डोमेन लेता हूँ कि द सेट ऑफ पॉजिटिव, मैं इस प्रेडिकेट की डोमेन ले रहा हूँ कि मैं इस प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ। सो अब इस केस के अंदर मेरी काउंटर एग्जांपल क्या होगी। सो वंस अगेन मेरी जो काउंटर एग्जांपल होगी वो 3 होगी। सो मेरी काउंटर एग्जांपल होगी 3। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 3 द 9, तो नहीं आता। 2 पुट करता हूँ, 2 भी मेरी काउंटर एग्जांपल होगी और 1 भी मेरी काउंटर एग्जांपल होगी। ऑलराइट, सो इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि पी ऑफ 1 आप ले लें, मतलब इसमें 1 पुट कर दें, आप इसमें 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें। सो हमें ये पता चलता है, सो इट्स इनफ टू ऑब्जर्व दैट पी ऑफ 3 इज फॉल्स। ठीक है, तो आपकी जो है वो पी ऑफ 3 आपकी फॉल्स है। पी ऑफ 1 पुट करके देख लें, बारी बारी आप हर वैल्यूज को पुट करके देख लें, आपको आपकी हर एक जो है वो आपकी काउंटर एग्जांपल बनेगी। अब वो कहता है जैसे, अब देखिए ये पता क्या करें, ये प्रेडिकेट, ये हर प्रेडिकेट के अंदर उसने डोमेन बदल दी है। तो आपको भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा वो प्रेडिकेट देगा और प्रेडिकेट की कोई भी डोमेन दे सकते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अगर डोमेन बदल जाए तो फिर कैसे हो सकता है, काउंटर एग्जांपल क्या होगी। अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ बेटा, ये इंटरवल लेता हूँ 10 एंड 39 पॉइंट, इसके दरमियान में सारे नंबर्स, तो फिर ये क्या होगा, इस पे जाके इन सारे नंबर्स पे जाके ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इन सारे नंबर तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर दिस, फॉर दिस डोमेन, कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर दिस वैल्यू ऑफ द डोमेन। हम वेरीफाई कैसे करते हैं, आप एक्स की वैल्यू 10 रखें और चेक करें क्या वो ग्रेटर देन 10 आता है। आप 10 से बड़ी वैल्यू रखें, 11 रखें, तो देखिए क्या वो ग्रेटर देन 10 आता है, तो वाकई आता है हमारा। ठीक है, सो इस तरह से होगा। लेकिन जिस वैल्यू के ऊपर आपका प्रेडिकेट फॉल्स हो जाए उसको हम काउंटर एग्जाम्पल का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारा जो अगला जो हमारा क्वांटिफायर है, वो अगला क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट दिस। यानी कि जब आपने बताना हो कि आपकी डोमेन एक्स में से, अगर आपने बताना हो कि आपकी डोमेन एक्स में से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे आपका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, तो तब आप फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जिस वैल्यू पे
वहां पे हम फॉल्स के लिए काउंटर एग्जाम्पल कह रहे थे ना, फॉर ऑल जब हम यूज कर रहे थे, जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि अगर आपकी डोमेन में से कोई प्रेडिकेट फॉल्स हो जाए, आपकी डोमेन में से कुछ वैल्यूज के ऊपर अगर आपका प्रेडिकेट फॉल्स हो जाए, तो उसको हम काउंटर एग्जाम्पल कहेंगे। लेकिन अगर आपकी डोमेन में से आपकी डोमेन में से कुछ वैल्यूज कुछ वैल्यूज जिन पे आपका प्रेडिकेट ट्रू हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विटनेस कहेंगे। मैं आगे आपको एक प्रेडिकेट दूंगा, वही वाला प्रेडिकेट दूंगा, उसकी डोमेन दूंगा और आपसे पूछूंगा इसमें विटनेस कौन होगा। ठीक है जी, सो उसमें मैं कराता हूँ। सो अगर मैं ये लिखता हूँ, फॉर ये मैं लिखता हूँ देयर एग्जिस्ट ऑन पी ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स, अगर मैं ये इस तरह लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू एफ, the predicate p of x is false for few value of x, कि आपकी डोमेन जो x है, आपकी उस डोमेन x में से कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिस पे ये फॉल्स होगा। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब है कि आपका प्रेडिकेट x तमाम की तमाम डोमेन में जितनी वैल्यूज हैं सबके ऊपर फॉल्स हो रहा है। ठीक है जी। सो बेटा इसलिए चूंकि अब इसमें और का ऑप्शन हम यूज करते हैं, क्यों और का ऑप्शन यूज करते हैं? क्योंकि आगे देयर एग्जिस्ट, कुछ वैल्यूज आपकी डोमेन में से कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी, तो इसलिए इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो और से और ऑपरेटर से जो है वो कंबाइन करते हैं। तो अब आपको कुछ एग्जांपल करवा देते हैं ट्रुथ वैल्यू के लिए। देखिए वही सेम एग्जांपल है। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10, तो बेटा अगर मैं रियल नंबर लेता हूँ तो किस रियल नंबर पे जाके ये वाला जो मेरा रिजल्ट है वो ट्रू होगा? किस रियल नंबर पे? कोई एक आधा रियल नंबर होगा, ये डोमेन दी हुई है, तो वो रियल नंबर है 10, 10 पे जाके ट्रू होगा ना, तो 10 मेरा क्या कहलाएगा? विटनेस कहलाएगा। यानी कि अगर आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपने बताना हो कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपके इस प्रेडिकेट में से, आपकी डोमेन में से किस वैल्यू पे जाके फॉल्स होगा, तो उसको काउंटर एग्जांपल कहते हैं। और अगर आपने एग्जिस्टेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें बताना हो कि आपका प्रेडिकेट किस वैल्यू पे जाके ट्रू होगा, वो उसका विटनेस कहलाता है। सो इसी तरह से इस डोमेन में देखें विटनेस कौन होगा, जिस पे जाके ट्रू होगा तो ऑब्वियसली 4 ही विटनेस होगा। सो हम बारी बारी इसको जो है वो पुट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मजीद जो है वो क्वांटिफायर्स होते हैं, जिसमें हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। सो जब हमने बताना होता है, देखिए पहले था कि तमाम वैल्यूज के ऊपर आपका प्रेडिकेट ट्रू है, तमाम वैल्यूज के ऊपर आपका प्रेडिकेट फॉल्स है, तो उसके लिए आपका ये प्रेडिकेट, ये वाला क्वांटिफायर इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैंने बताना हो कि आपकी डोमेन में से कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिसपे आपका प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है, सो ये आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बताना हो कि आपकी डोमेन में से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर है जिसपे आपका प्रेडिकेट या ट्रू है या फिर फॉल्स है, डिपेंड करता है। एक प्रेडिकेट आपके डोमेन में से, आपकी प्रेडिकेट की डोमेन में से एक वैल्यू ऐसी है जिस पे आपका प्रेडिकेट ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर ये कंडीशन आ गई एट लीस्ट की। तो एट लीस्ट के लिए जो क्वांटिफायर, देखो है तो क्वांटिटी ना, तो फिर उसके लिए जो क्वांटिफायर हम इस्तेमाल करते हैं वो यूनिकनेस क्वांटिफायर होता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। बाकी सारा प्रेडिकेट वैसे ही रहेगा, लेकिन इस पे हम वही लगा के और आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देते हैं। सो आई होप कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये जो है वो क्लियर हुई होगी चीज, कि जब आपने एटलीस्ट आ जाए, मतलब मिसाल के तौर पर आपको एक प्रेडिकेट दिया हुआ है और कोई डोमेन दी हुई है, और मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि इस प्रेडिकेट में, इस डोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर ये ट्रू साबित हो रहा है, तो फिर मैं सारा अपना वही तरीके का लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, पी ऑफ एक्स लिखूंगा, और उसके पीछे जो मैं क्वांटिफाई लगाऊंगा वो ये क्वांटिफाई लगा दूंगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आगे है कि प्रेडिकेट की प्रेसिडेंस एंड स्कोप क्या होता है। स्कोप के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है बाउंड वेरिएबल, दूसरा आ जाता है फ्री वेरिएबल, और तीसरी चीज आती है क्वांटिफायर का स्कोप से क्या मुराद है। सो हम इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी प्रेसिडेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए अगर क्वांटिफायर्स के साथ कंपाउंड प्रेडिकेट हो रहा हो, मतलब कि देखिए एक प्रेडिकेट है पी ऑफ एक्स और ये भी प्रेडिकेट है क्यू ऑफ एक्स, इनको हम एक लॉजिकल ऑपरेटर से जोड़ रहे हैं, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों का और लेंगे या क्या करेंगे? तो इसमें फिर प्रेसिडेंस आ जाती है कि आपने पहले इन दोनों का और नहीं लेना। आपने क्या करना है? आपने पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है? इसको सॉल्व करना है, यानी कि बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है? आपकी
पूरा जो भी आंसर आएगा आप इसको सोल्व करें, फिर आप इसको सोल्व करें। जब इन दोनों को सोल्व कर लें आप, इन दोनों को जब आप सोल्व कर लें, फिर इनके ऊपर जो है वो और ऑपरेटर आप अप्लाई करें। सो ये प्रेसिडेंस होती है कि जब भी क्वांटिफायर्स आपके आ जाते हैं, तो पहले क्वांटिफायर वाली स्टेटमेंट को सोल्व किया जाए, फिर उसके बाद आगे चला जाए। ठीक है? तो क्वांटिफायर की स्टेटमेंट को कैसे सोल्व किया जाता है? जब उसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट की जाती है। एक्स की वैल्यू पुट करके आपको बताया जाता है कि इस पे ट्रू है या फ़ॉल्स है। तो फिर आप पहले क्वांटिफायर वाली स्टेटमेंट को सोल्व करें, फिर प्रेडिकेट को सोल्व करें, फिर एंड पे और ऑपरेटर लें। अभी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बाउंड वेरिएबल क्या होता है, फ्री वेरिएबल क्या होता है और स्कोप क्या होता है। मैं आपको यहाँ से क्लियर इस एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वांटिफायर है। ये क्वांटिफायर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ये क्वांटिफायर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पी ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है और ये पी ऑफ एक्स है, ये दोनों एक्स वेरिएबल आपके बाउंड वेरिएबल बन गए। बाउंड का मतलब है जकड़ लेना, ठीक है? बाउंड का मतलब है काबू कर लेना, रोक लेना। तो आप इस क्वांटिफायर ने इस एक्स वेरिएबल को रोक लिया, ठीक है? इस एक्स वेरिएबल को क्या कर लिया? स्टॉप कर लिया, अपने अपने कैद में कर लिया। सो ये जो वेरिएबल होगा आपका बाउंड वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन ये जो एक्स वेरिएबल है, क्या ये एक्स वेरिएबल किसी क्वांटिफायर के साथ है? ये वाला एक्स वेरिएबल किसी इस क्वांटिफायर के साथ आता है? नहीं, क्योंकि ये वाला क्वांटिफायर सिर्फ इस पी ऑफ एक्स प्रेडिकेट के साथ आ रहा है। तो इसलिए ये वाला वेरिएबल जो किसी भी प्रेडिकेट के किसी भी क्वांटिफायर के साथ ना हो, ऐसा वेरिएबल आपका फ्री वेरिएबल कहलाता है। और फिर एंड पे बचा स्कोप ऑफ क्वांटिफायर। तो स्कोप ऑफ क्वांटिफायर से क्या मुराद है कि जब आपका क्वांटिफायर जिस जिस एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, वो उसका स्कोप होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ऑल ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स implies क्यू ऑफ एक्स। सो देखें, अब अब ये क्वांटिफायर इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका स्कोप इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर। तो स्कोप होता है कि एक क्वांटिफायर आपका किस किस वेरिएबल के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से बेटा हमारे पास है लॉजिकल इक्विवेलेंसीज। जिस तरह से हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिकल इक्विवेलेंसीज होती हैं, इसी तरह से हमारे पास प्रेडिकेट इक्विवेलेंसीज भी होती हैं, जिनके अंदर हम ये बताते होते हैं, प्रूव करते होते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी? सो देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये स्टेटमेंट के फॉर ऑल ऑफ एक्स, ये वाली स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, आप प्रूफ करें। और इसकी जो डोमेन है, वो डोमेन आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी डोमेन के ऊपर आप इसे जो है प्रूफ कर दें। तो फिर आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप डोमेन सोचेंगे, आप कुछ वैल्यू सोचेंगे कि अब इसका पहले आप मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप पी ऑफ एक्स लें और क्यू ऑफ एक्स लें, कोई भी वैल्यूज पुट करें, उसको आपस में एंड करें। एंड करने के बाद एंड पे उससे उससे जो है वो क्वांटिफायर के ऊपर जो है वो अप्लाई करें आप। एंड पे जो है क्वांटिफायर आप उसका अप्लाई करें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इधर ही आएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है बेटा, कहने का मकसद ये है कि आपने ये जो ऑपरेटर रखा हुआ है बाहर, ये जो क्वांटिफायर बाहर रखा हुआ है, ये क्वांटिफायर को अगर आप ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर इसके साथ लिख दें, इसके साथ लिख दें और इसके साथ लिख दें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आप बारी बारी डोमेन लेंगे, कोई भी डोमेन वैल्यू लेंगे, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कुछ भी, किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप कहेंगे कि आप इस इन दोनों को पहले सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद आप इसके ऊपर क्वांटिफायर अप्लाई करें, आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक आएगा। अब एक्स की आप कोई भी डोमेन्स जो है वो लेके आप इसको जो है वो ट्रू साबित कर सकते हैं। इसी तरह से बारी-बारी भी यहाँ पे ले लें, तो आप इसको जो है वो ट्रू साबित कर सकते हैं। ठीक है जी? सो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल भी है एक्चुअली में। तो इसी तरह से नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो अगर आपको कह दिया जाए कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, इसको प्रूव किया जाए, तो इसमें भी फिर सेम तरीके का ही हम इस्तेमाल करेंगे कि आप एक्स की डोमेन लेंगे और उस पे वैल्यूज रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये कुछ निगेटिंग क्वांटिफायर्स हैं, ये आपको रूल थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि जब जब फॉर ऑल क्वांटिफायर को नोट किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को जब आप नोट करेंगे, तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा और नोट आपका पी ऑफ एक्स के साथ भी आ जाएगा। सो इनको रूल्स को, आपने डे मॉर्गन रूल्स को जो है वो याद रखना है। इसी तरह अगर इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए, तो फिर ये फॉर ऑल बन जाएगा और नोट आपका आगे पी ऑफ एक्स के साथ भी आ जाएगा। सो हियर वी फिनिश इट। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है, व्हाट आर द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। सो अगर मैं ये कोई प्रेडिकेट कहता हूँ, ये कोई प्रेडिकेट है पी ऑफ एक्स,
ठीक है। सो पी ऑफ एक्स ये प्रेडिकेट है। सो आपने बताना है कि इसकी निगेशन कैसे होगी। सो निगेशन, देयर इज नॉट एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। इसकी निगेशन अगर मैं करूं, देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, तो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, तो नॉट तो हमें सिंपल है, ऑल अमेरिकन ईट चीज बर्गर्स। ठीक है, देर इज, अगर इसकी मैं नेगेशन करूं तो देखिए ऑल किस में चेंज हो जाएगा, ऑल चेंज हो जाएगा, देर इज नो वन, देर इज नॉट अ सिंगल अमेरिकन हु ईट चीज बर्गर। इसी तरह से अगर इनकी निगेशन की जाए तो फिर ये किस तरह से चेंज होंगे, हमारे हमारे जो फॉर ऑल ऑफ एक्स है, फॉर ऑल ऑफ एक्स देखें, जैसे ये स्टेटमेंट है फॉर ऑल ऑफ एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, तो इसकी निगेशन किस तरह से होगी। तो इसकी निगेशन होगी, ये मैं निगेशन कर रहा हूँ, निगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो निगेशन देखिए कैसे होगी। जब ये निगेशन इस फॉर ऑल ऑफ एक्स पे अप्लाई होगी तो ये इसे ये कर देगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाई कर देगा। जब ये निगेशन इस प्रेडिकेट के ऊपर अप्लाई होगी तो ये इसे क्या कर देगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स। ठीक है जी। तो इसी तरह से इसको भी आप ट्राई करें क्या आएगा, और फिर उसके बाद इसको भी आप लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करें। इसको मुझे आप लॉजिकली प्रूव करके दिखाएं कि ये लॉजिकली प्रूव जो है वो किस तरह से होगा। सो दिस इज योर होमवर्क, द बट सोल्यूशन भी इसका हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर इन सारे क्वेश्चंस का, वहां से अपने आंसर को जो है वो मैच करने की कोशिश करें। सो आई होप कि आपको कुछ जो है वो इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क बिलो। थैंक यू सो मच।